रिएक्शन। देखिए जो चेंजेस आती हैं मैटर के अंदर, मैटर यानी एलिमेंट को जितनी भी चीजें में जो चेंजेस आती हैं वो 3 तरह की होती हैं, हमने 9th में पढ़ी थी। एक थी फिजिकल चेंज, दूसरी थी केमिकल चेंज, और एक तो आगे चलके पढ़ोगे जिसका जिक्र किताब में भी नहीं है लेकिन वो है न्यूक्लियर चेंज। आपको फिजिकल चेंज कहते हैं चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली वर्ड लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब केमिकली कोई चीज चेंज होती है तो फिजिकल की उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत सी बदल जाती है। यानी फिजिकल चेंज जो है वो खाली फिजिकल चेंज हो तब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगी, तभी वो फिजिकल चेंज कहलाएगी। अगर वो चेंज आ रही है केमिकल चेंज की वजह से, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी में न्यूक्लियर चेंज आती है उसमें भी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है, लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टीज न्यूक्लियस के साथ बदल रही है। आगे मैं एग्जाम्पल भी दे दूंगा। तो उसको हम फिजिकल चेंज नहीं कहते। फिजिकल चेंज कब कहते हैं? कि जब सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टीज में चेंज आए? फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? जैसे डेंसिटी, हल्का भारीपन, कलर, स्टेट, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ हीट, कंडक्टिविटी ऑफ लाइट, हीट कंडक्टर है, लाइट का कंडक्टर है। समझ में आई? ये कौन कौन सी है? हैवीनेस जिसको हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी भी बोलते हैं। कलर आ गया, स्टेट आ गया, सॉलिड से आपने लिक्विड बना दिया, लिक्विड से गैस बना दिया। कंडक्टिविटी ऑफ करंट, कंडक्टिविटी ऑफ लाइट, सोनोरिटी, ये भी एक प्रॉपर्टी है, आप पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या आपने उसके अंदर आवाज कोई हार्ट स्टिक मारी तो म्यूजिकल साउंड है, वाइब्रेटिंग साउंड। जैसे लोहे पे खंभों पे मारते हैं तो आवाज आती है करती, और ऐसे इस चीज पे जैसे ये हार्ड एज पे मारने के बाद ठप की आवाज आएगी, म्यूजिकल साउंड, वाइब्रेटिंग साउंड नहीं आएगी। तो ये जो चेंज जो है ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। इन कलर भी इसमें आ गई, सब चीजें आ गई, इसमें स्मेल भी आ गई। अगर इनमें कोई चेंज आ रही है, सिर्फ इनमें चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली, देन द चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर चेंज आएगी, केमिकल प्रॉपर्टी में जब चेंज आती है तो साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है, चाहे वो सारी बदले चाहे थोड़ी सी बदले, लेकिन बदलती हैं। तो केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन, जब वो चेंज हो रही होती है तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज केमिकल चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ओनली? चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी ओनली नहीं कहेंगे आप, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज तो साथ चेंज होती है केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। When the chemical properties changes but nuclear properties do not change, तो इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। आप कहोगे तो ये चीज कौन सी एक्स्ट्रा ऐड कर दी, ये कोई भी ऐड नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल ही दे दूँ ना आपको कि हमारी जिस्म में जितने भी कार्बन से बनी हुई चीजें हैं उसमें एक कार्बन 3 तरह के होते हैं, इसको हम कहते हैं C14, C13 और C12। 99% कार्बन C12 होता है। जो कार्बन की जितनी भी चीजें, मेरी बॉडी, आपके बाल, खाल, ये लकड़ी, इतनी सब कार्बन की बनी हुई चीजें, ये प्लास्टिक, ये सब कार्बन से बनी है। ये CI भी कार्बन से बनी है। और हर कार्बन से बनी हुई चीज में 3 तरह के कार्बन के एटम होते हैं। C14 जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन और क्या नाम है 8 न्यूट्रॉन होते हैं। समझ में आया? न्यूट्रॉन से बदल, ये 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन सब में होंगे। इसमें कितने होंगे? 7 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन, ये से फर्क आता है। अब मैं आपको बता दूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आगे की चीज कि C14 कार्बन की प्रॉपर्टी है कि इसमें से ये ग्रेजुअली, अब ये न्यूक्लियस जो होता है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो C14 कार्बन एटम होता है वो चेंज हो जाता है। उसके प्रोटॉन जो, एक न्यूट्रॉन जो है वो बदल जाता है क्या में? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो होते हैं वो 7 हो जाते हैं, 7 प्रोटॉन 1 मिनट। 7 प्रोटॉन 1 मिनट, 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 7 प्रोटॉन 1
हाँ 7 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी 7 हो जाते हैं, एक्वायर्स ले लेते हैं। तो ये जो क्या नाम है चेंज आ रही है, ये 7 प्रोटॉन वाले एटम को नाइट्रोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? नाइट्रोजन। मैंने आपको 9th में पढ़ाया था, नहीं है तो भैया वो प्रोटॉन के नंबर से एलिमेंट का नाम दिया जाता है। एक प्रोटॉन होगा वो हाइड्रोजन कहलाएगा, 2 प्रोटॉन होंगे वो हीलियम कहलाएगा, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो 6 प्रोटॉन वाला एटम जो होता है वो कार्बन कहलाता है। और जब प्रोटॉन 7 हो जाएंगे, ये चेंज कैसे होती है इस डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है। लेकिन जब वो एक प्रोटॉन बढ़ के 6 की जगह 7 हो गए तो अब वो कार्बन नहीं कहलाएगा। 7 प्रोटॉन वाला एलिमेंट क्या कहलाता है? नाइट्रोजन। अब ये वो नाइट्रोजन बन गया तो उसकी प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन जैसी होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी नाइट्रोजन जैसी होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाएगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जब न्यूक्लियस में चेंज आती है तब भी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकती है। तो क्या एलिमेंट बदल गया? जब एलिमेंट बदल गया, नया एलिमेंट बन गया तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल सकती है, तो उसको हम फिर केमिकल चेंज नहीं कहते। अगर न्यूक्लियस में चेंज आने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज बदली है तो उसे हम न्यूक्लियर चेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? न्यूक्लियर चेंज। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस उसमें बेसिकली इन्वॉल्व था, मेन इन्वॉल्वमेंट उसमें बेसिक थी। तो ये खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल देंगे, लेकिन अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से बदलेंगी, चेंज होने से बदलेंगी, तो वो केमिकल चेंज कहलाएगी, फिजिकल चेंज। जबकि फिजिकल चेंज हुई है यहाँ पर, लेकिन खाली फिजिकल नहीं हुई। किसकी वजह से हुई है फिजिकल चेंज? केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से हुई, इसलिए उसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। जबकि केमिकल चेंज जब भी होती है फिजिकल चेंज भी साथ में थोड़ी बहुत होती है या सारी होती है, तो डिपेंड करता है। और अगर ये केमिकल चेंज जो है ये खाली केमिकल चेंज न्यूक्लियर चेंज की वजह से नहीं हुई, समझ में आई बात ये? तो फिर हम उसको केमिकल चेंज कहेंगे। अगर वो न्यूक्लियर चेंज की वजह से वो चेंज आई है तो उसको हम केमिकल चेंज क्या कहेंगे? उसे हम न्यूक्लियर चेंज कहेंगे। तो ये डिटेल ये आपकी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो आगे आपको काम आएगी। पॉइंट क्लियर हो गया? तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, अब केमिकल चेंज को हम डिफाइन करेंगे। क्या है केमिकल चेंज? व्हेनेवर दिस चेंज केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज से ही वर्ड बना है। जहाँ केमिकल चेंज होगी और केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो क्या डेफिनेशन देंगे केमिकल चेंज रिएक्शन की? आप बताइए, पढ़ा आपने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन? बताइए। ये भी ध्यान से समझ लीजिएगा, डेफिनेशन बहुत सी जगह एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करने से गलत हो जाती है। बताइए। फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकली न्यू सब्सटेंस। फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकली न्यू सब्सटेंस, यानी केमिकली न्यू से कहते हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज बदल रही हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ केमिकली न्यू सब्सटेंस केमिकली न्यू सब्सटेंस और substances by some given substance or substances, given substance, ये बहुत सोच समझ के वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, and substances is called chemical change और chemical reaction। अगर आप प्रोसेस लगा दें, the process of forming chemical change, chemically new substance or new substances by some given substance or substances is called chemical reaction। यानी कोई नई चीज बने, केमिकली नई चीज बने। अब जो वो ध्यान से सुनो, आप एक टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े तो आपको समझ में बात आती है। कभी कभी बहुत सारे सब्सटेंस से मिलकर एक सब्सटेंस बनता है, कभी एक से बहुत सारे बन जाते हैं, कभी बहुत सारों से बहुत सारे बन जाते हैं। और ऐसा भी है कि एक ही सब्सटेंस से दूसरा नया सब्सटेंस बन गया। वो भी आप देखिए, वो भी आपकी बुक में ऑर्गेनिक कंपाउंड के चैप्टर में दे रखी है, शुरू में वो रिएक्शन भी दे रखी है। एक ही सब्सटेंस है, समझ में आया? मैं मिसाल दे देता हूँ। अमोनियम साइनेट एक कंपाउंड है, अमोनियम साइनेट। जब हम उसको हीट करते हैं तो वो यूरिया में बदल जाता है। एटम्स वही है,
मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स पाए जाते हैं वही एटम अमोनियम साइनेट में भी है, उतने ही एटम यूरिया के मॉलिक्यूल में भी है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज बदल गई। क्यों बदल गई वो आपकी समझ में आ जाएगा, वो आपकी समझ में आ जाएगा क्यों बदली। लेकिन एटम्स वही हैं, टाइप्स ऑफ एटम वही है, नंबर ऑफ एटम्स वही है एक मॉलिक्यूल में, लेकिन वो जो था पहले अमोनियम साइनेट था और अब बदल गया कहीं में यूरिया में। दो नया बहुत दूसरा कंपाउंड है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। तो इसलिए हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू केमिकली न्यू सब्सटेंस, यानी कोई नई केमिकली ऐसी चीज बनी हो जिसकी प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज पहले से अलग हो। और सब्सटेंसेस एक से ज्यादा भी बन सकती है एक साथ में। जैसे अगर आप लाइमस्टोन को हीट करें, कौन किसको, लाइमस्टोन या चॉक जिसे कहते हैं, क्या चॉक उसी फॉर्मूले से बना, क्या है चॉक का फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कैल्शियम कार्बोनेट, वो लाइमस्टोन का भी एक फॉर्मूला है। जो आप समझ में आई बात, जब लाइमस्टोन को आप हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है दो अलग अलग कंपाउंड में, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और पहले एक था, हीट करने पे कितने हो गए, दो, कैल्शियम ऑक्साइड वो वही रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकली न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस, केमिकली वर्ड क्यों कह रहे हैं, खाली न्यू क्यों नहीं कह रहे, ये सर फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज। तो मैंने देखा ये पॉइंट भी बहुत से लोगों को पर दिमाग में ही नहीं आता, नहीं कि तो आता नहीं आता है, लेकिन दिमाग में ये पॉइंट नहीं आता कि ये भी तो हो सकता है। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, अगर डायमंड को, किसको, डायमंड को इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया जाए, विदाउट एयर, एयर नहीं होनी चाहिए, नो एयर, और उसको हीट किया जाए तो वो बन जाता है ग्रेफाइट में। डायमंड भी 100% कार्बन, ग्रेफाइट भी 100% कार्बन। अब कार्बन की प्रॉपर्टी जब तक वो कार्बन है, चाहे वो डायमंड के अंदर हो चाहे ग्रेफाइट के अंदर हो, केमिकल प्रॉपर्टी में फर्क नहीं आएगा। नहीं जब जलेगा तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कम ऑक्सीजन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो चाहे डायमंड को जलाओ एक्सीजन में, और चाहे ग्रेफाइट का आपकी पेंसिल में, दोनों को जलने पे क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी केमिकली जो प्रॉपर्टी इसकी थी वो इसकी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ गई। ये डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, डायमंड इज यूज्ड टू कट रॉक्स। लेकिन ग्रेफाइट को आप अगर रॉक को चलाओगे तो ग्रेफाइट टूटेगा, रॉक नहीं टूटेगी। तो ये भी चेंज होती है, ये भी नया सब्सटेंस है, डायमंड को इस तरह एसिड हो गया, ग्रेफाइट हो गई, नई चीज बन गई, लेकिन केमिकली न्यू नहीं बना। केमिकली न्यू क्यों नहीं बना कि जो रिएक्शन डायमंड करता है ऑक्सीजन के साथ, वही रिएक्शन सेम वे में सेम कंपाउंड कौन बनाता है, ग्रेफाइट। इस तरह और भी बहुत सी प्रॉपर्टी है, दोनों सेम केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो ये केमिकल चेंज नहीं कहलाएगा, ये चेंज तो है लेकिन केमिकल चेंज क्यों, क्योंकि केमिकली न्यू चीज जब तक नहीं बनी, केमिकली न्यू बना नई प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जबकि केमिकल वैसे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल गई कि ये हार्ड था और ये सॉफ्ट है, ये कलरलेस भी हो सकता है, डायमंड बहुत से कलरलेस होते हैं, और ये ब्लैक कलर का होता है, डार्क कलर, ग्रेफाइट आपकी पेंसिल में होता है। तो इसलिए हमने क्या कहा, द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकली न्यू सब्सटेंस। मैंने क्या नहीं कहा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस नहीं कहा मैंने क्या कहा, केमिकली न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस बाय सम गिवन सब्सटेंस और सब्सटेंसेस, यानी जिनसे बना है वो भी एक और एक, वो एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक बना देते हैं। और कभी कभी आता है रिएक्ट करने वाली भी एक से ज्यादा थे और जो बने वो भी एक से ज्यादा है, दैट इज आल्सो पॉसिबल। आप बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे अभी आगे चल के। तो फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकली न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस बाय सम गिवन सब्सटेंस और सब्सटेंसेस, उसको हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग लगा दो या खाली फॉर्मेशन के लोग शुरू करते पड़ता, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग जरूर और अच्छी बात है, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन
किसे कहते हैं? किसी केमिकली न्यू चीज के बनने को, वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। जब वो हो रही होती है वो कहते हैं केमिकल रिएक्शन हो गई। ये केमिकली प्रॉपर्टीज में चेंज आना क्या है? जरूरी। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आ रहा, जैसे डायमंड को हीट करा, एक्सचेंज ऑफ एयर में ग्रेफाइट बन गया, तो ये केमिकल चेंज नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आ रहा। अब आपका आयरन है, रखे रखे उसमें रस्ट हो जाता है, ब्राउन रंग की लेयर बन जाती है। वो जो ब्राउन रंग का कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज और आयरन की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जब वो प्रोसेस हो रहा है उसे कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है, या रस लग गया उनमें केमिकल रिएक्शन हो गई, खाने में से स्मेल में वो आती है, खराब हो जाता है। तो अब जब वो खराब हो गया तो वो ओरिजिनल फूड नहीं रहा जो ओरिजिनल था, अब वो कोई नई चीज बन गई जो जहरीली भी हो सकती है, इसलिए वो पॉइजनिंग हो जाती है। तो वो केमिकल चेंज है। इसलिए जब हम देखते हैं आपके घरों में, आपकी हमारी जो घर की लेडीज होती हैं ज़्यादा जानती है, जब किसी को खाना रखा हुआ होता है कल का फ्रिज में रखा हुआ, तो बाई चांस लाइट चलेगी तो जब वो खाना देने से पहले उसको पहले क्या करती हैं? सूंघती हैं। क्यों सूंघती हैं? क्योंकि अगर उसके अंदर केमिकल चेंज हुई होगी तो उसकी स्मेल बदल गई होगी। इसी चैप्टर में आगे चल के आखिर में पढ़ेंगे आप। जिसका मतलब केमिकल चेंज हो गई, अगर केमिकल चेंज हो गई तो जो नई चीज बनी है वो जरूरी नहीं है कि इंसान को फायदा पहुंचाए। हो सकता है पॉइजनस हो सकता है उससे फूड पॉइजनिंग हो जाए। ये बात समझ में नहीं आएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज केमिकल चेंज और केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन? इट इज अ चेंज इन विच केमिकली न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस आर फॉर्म बाय सम गिवन सब्सटेंस और सब्सटेंसेस। अब जिनसे बना है द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं उन्हें? रिएक्टेंट, रिएक्शन करने वाले। और जो बन के तैयार हुए नया केमिकली न्यू सब्सटेंस जो बन के तैयार हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ये नाम दे दिए कि जिनसे बना है those chemical substances which are used to form a new chemical substance, they are called reactant, and that new substance, that chemically new substance which is formed after the process is called product. ये बात समझ में आ गई? अब इसका जो है नेक्स्ट हमारा हिसाब होता है कि केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे, केमिकल इक्वेशन को, केमिकल प्रोसेस को शो कैसे करते हैं। एक तो होता है वर्ड्स में शो करना। आपने लिख दिया आयरन प्लस ऑक्सीजन और आगे लिख दिया रस्ट, ये तो जिसे कहना चाहिए, लेकिन उसको हम केमिकल इक्वेशन नहीं कहते। केमिकल इक्वेशन कब कहेंगे? हमने आपको 9th में पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटिंग ए एटम। क्या कहा था उसको? क्या नाम था? किसी एटम को लिखने के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं। याद करो, खाली वो लिखेंगे तो वो ऑक्सीजन का सिंबल है। और फिर हमने बताया था फॉर्मूला, क्या डेफिनेशन दी थी? फॉर्मूले की, फॉर्मूला में कंपाउंड की डेफिनेशन क्या दी थी? याद करो, द स्मॉलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड नंबर, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड नंबर, उसे कहते हैं फॉर्मूला। ये भी डिवाइड करा रहा हूँ। ये होता है केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, the smallest way of representing one molecule of a substance, one molecule with the help of symbols and numbers। यानी सिंबल्स भी यूज होंगे और नंबर भी होते हैं। अब जैसे वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2 है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N2 है, लेकिन वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं कहते हैं, उसे फॉर्मूला कहते हैं भाई। द स्मॉलेस्ट वे रिप्रेजेंटिंग द smallest unit of a compound with the help of symbols and number, इसको हम कहते हैं क्या? खाली फॉर्मूला। जैसे कॉमन सॉल्ट है, अब कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? NaCl, घर में यूज करते हैं NaCl, इसका कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है। मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसलिए नहीं कहते, ये भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो कॉमन जो मेटालिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मॉलिक्यूल जो होते हैं उसका नंबर इनडेफिनिट होता है। कितने सारे यूनिट मिलके एक मॉलिक्यूल बनेगी ये पक्का नहीं होता, वो पक्का नहीं होता। क्या करते हैं?
फॉर्मूला लिख के NaCl ब्रैकेट में लिख के और ब्रैकेट के राइट साइड पे N लिख देते हैं कि भाई N यूनिट मिलके ये एक मॉलिक्यूल बना है। खाली NaCl लिखेंगे तो अब वो मॉलिक्यूल तो बना नहीं। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, ये भी रिवाइज कर लो जरा सा। मॉलिक्यूल उस स्मॉलेस्ट यूनिट को कहते हैं जो फ्री एग्जिस्ट कर सकता हो एंड उसकी प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी भी दिखाता हूँ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट फ्रीली एंड शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन सब्सटेंस। फ्रीली एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता। फ्रीली एग्जिस्ट का मतलब है कि एक जैसे यूनिट एक दूसरे से टकराएं तो उनकी उनमें कोई चेंज ना है। जैसे ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन पार्टिकल O2 का फॉर्म में जब वो होता है और जब दूसरे O2 से टकराता है तो वो एज इट इज अलग हो जाता है, बाउंस कर जाते हैं एक दूसरे से टकरा के, वो O4 नहीं बनते, वो O4 वो जुड़ते नहीं है आपस में। लेकिन सोडियम क्लोराइड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है NaCl, जब वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल दूसरे स्मॉलेस्ट पार्टिकल NaCl से टकराएगा वो दोनों जुड़ जाएंगे। यानी इसका मतलब ये वो NaCl की फॉर्म में नहीं रहेगा, NaCl ब्रैकेट में 2 हो जाएंगे। तीसरा आएगा NaCl, कितने हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। जितने आते जाएंगे वो जुड़ते जाएंगे। तो ऐसे के मामले में यहाँ पे मॉलिक्यूल की वो फिक्स नहीं होता नंबर, तो हम ब्रैकेट में लिख के बाहर N लिख देते हैं कि N यूनिट मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है। अब N यूनिट कितने हैं, दैट में भी एनी नंबर। तो उसके स्मॉलेस्ट यूनिट को फॉर्मूला, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट का है उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम खाली फॉर्मूला कहते हैं। और स्मॉलेस्ट यूनिट को कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट। लेकिन ऑक्सीजन O2 है या मीथेन है, मीथेन गैस होती है, ये एज एग्जिस्ट करती है। इसका पार्टिकल जो है दूसरे से टकराएगा तो वो चेंज नहीं होगा। तो इसका जो ये फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला भी कहते हैं, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कहते हैं। फॉर्मूला इसलिए जो स्मॉलेस्ट को इंडिकेट कर रहा है और जो कि मॉलिक्यूल को इंडिकेट कर रहा है, इसमें क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो स्मॉलेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंपाउंड जो खाली फॉर्मूला कहते हैं। और स्मॉलेस्ट द स्मॉलेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड नंबर, उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आएगा। ये इनके डेफिनेशन इसलिए जरूरी है, जब इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं सर, द रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस ऑफ द क्या नाम है, केमिकल इक्वेशन। This simplest way of representing it, क्या, chemical reaction with the help of symbols, with the help of, सुन लो, symbols, formulae and number। ये chemical equation में symbol भी यूज होते हैं, formulae भी यूज होते हैं और नंबर भी यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं, आपने लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये मिले और मिलके दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी तरीका है इक्वेशन को लिखने का, लेकिन इसे केमिकल इक्वेशन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें हमने सिंबल्स और फॉर्मूले यूज। अगर हम इसको C प्लस O2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 होता है, और हम लिख दें क्या, CO2, अभी क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन। द स्मॉलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। खाली यहाँ पे नहीं रुके, विद द हेल्प ऑफ सिंबल, फॉर्मूले एंड नंबर भी यूज होते हैं, बैलेंस करते हैं। समझ में, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग है। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, उसे बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंसिंग किसे कहते हैं, पहले ही समझा आएगा बैलेंसिंग किसे कहते हैं। फिर दूसरा हिस्सा आएगा बैलेंस क्यों करते हैं। पहला हिस्सा बैलेंसिंग किसे कहते हैं और दूसरा हिस्सा बैलेंसिंग क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है। वो पूछ सकते हैं सवाल में कि व्हाई केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस, या शुड बी बैलेंस। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लो, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
फिर दूसरा सवाल ये होता है हाउ वाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस, ये हम अगली क्लास में करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट आपके? इंशाल्लाह।